गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर है जिसमें आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले। कल हमने स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट के बारे में बात की थी। आई होप आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया हो और आज हमारा जूरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो आपके अगर वहां कोई डाउट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अब तक जो हमने की हो, चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस में या कॉन्स्टिट्यूशन में हो, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको और भी कोई डाउट है यूजीसी नेट से रिलेटेड, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है हम आपको रिप्लाई देंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट का सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप का, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। वन इज द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेकेंड इज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैक्सिमम पावर होती है या जो ओनली सोर्स ऑफ पावर होता है वो क्या होता है, सेंटर के पास होता है। यानी जो मैक्सिमम पावर होती है वो सेंटर के पास होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसके आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे जापान, चाइना, फ्रांस। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। इसमें क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सॉरी डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल दे सकते हैं आप, इंडिया के अंदर, यूएस के अंदर क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया गया है। तो ये होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया में किसी भी टाइम पर क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जा सकता है? तो हाँ, तो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर क्या करते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। और उसमें इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है कि सेंटर के पास मैक्सिमम पावर आ जाती है और स्टेट के का जो पावर है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, सेंटर के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, स्टेट के पास बहुत कम पावर रह जाती है। ठीक है, जैसा कि हम बात कर चुके कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो मेन फीचर है वो क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड कर देना। तो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तीन हेड के अंदर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड करता है। पहला लेजिस्लेटिव रिलेशंस, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और तीसरा है फाइनेंशियल रिलेशंस। आज हम बात करने वाले हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस की, क्योंकि हमारा जो टॉपिक सब यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके अंदर भी सिर्फ लेजिस्लेटिव रिलेशंस दिए गए हैं। बाकी जब हमारी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज शुरू होगी चैनल पर, तब हम बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको बाकी चीज़ों के बारे में जानना है तो। जब हम वो लेक्चर्स अपलोड करेंगे तब आप वो देख सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में हमारे आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच में डिस्कस किया गया है। आज हम इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, इस जो रिलेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सेंटर और स्टेट के बीच में अगर हम आर्टिकल 245 की बात करें तो दो एस्पेक्ट्स में पावर को डिवाइड किया गया है। पहला है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और दूसरा सब्जेक्ट मैटर रिलेशन। ठीक है, जुरिस्डिक्शन। तो अगर हम बात करें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब है कि कौन से और कितने एरिया के अंदर कौन लॉ बना सकता है। ठीक है, और दूसरा है हमारा सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब है कि किस सब्जेक्ट पर कौन लॉ बना सकता है। जैसे एग्रीकल्चर पर कौन लॉ बनाएगा, वाटर प्रोजेक्ट्स पर कौन लॉ बनाएगा, डिफेंस पर कौन लॉ बनाएगा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अलग अलग लिस्ट के अंदर कैटेगराइज किया गया है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, बेसिकली आर्टिकल 245 के अंदर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन डिवाइड किया गया है। हम दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हम इसको समझने के लिए तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है पार्लियामेंट, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर और तीसरा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। ठीक है, तो आर्टिकल 245 क्लोज 1 बात करता है पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की। तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट को समझते हैं हम पहले। पार्लियामेंट का मतलब है कि यानी सेंटर के पास ये जो पावर है लॉ बनाने की, ये इंडिया के मतलब पूरी टेरिटरी के लिए पार्लियामेंट इंडिया की पूरी टेरिटरी के लिए या फिर किसी एक पार्ट के लिए लॉ बना सकता है, ये उसके पास पावर है।
ठीक है। जबकि स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो पावर है, वो स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है कि किसी स्टेट के पूरे स्टेट के लिए या फिर स्टेट के किसी एक पार्ट के लिए क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है। ठीक है। पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए ठीक है, या फिर इंडिया के किसी एक पार्ट के लिए क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है। जबकि स्टेट लेजिस्लेचर किसी एक स्टेट के लिए या उस स्टेट के किसी एक पार्ट के लिए क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है। दूसरा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, जो तीसरा है हमने डिवाइड किया है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन में जो पावर दी गई है वो पार्लियामेंट को दी गई है, सिर्फ स्टेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन का क्या मतलब है कि पार्लियामेंट के पास पावर है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, कि वो इंडिया से बाहर रहने वाले लोग और उनकी प्रॉपर्टी है जो उनको भी, उनसे रिलेटेड भी क्या लॉ बना सकती है, वो भी पार्लियामेंट, वो चीज़ें भी उनके अंदर गवर्न होती हैं। यानी बाहर रहने वाले लोग या उनकी प्रॉपर्टी पर भी पार्लियामेंट क्या है, लॉ बना सकती है। अब ये स्टेट के पास पावर नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है। अब जो मान लो इंडिया से बाहर रहने वाले लोगों के लिए या फिर उनकी प्रॉपर्टी के लिए जो ये लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, अब ये लॉ सही है या गलत, ये कैसे बताया जाएगा? अब पार्लियामेंट ने तो लॉ बना दिया, अब वो लॉ वैलिड है या इनवैलिड है, ये कैसे बताया जाएगा? ये बताया जाएगा, एक टेस्ट है टेरिटोरियल नेक्सस टेस्ट के थ्रू। ठीक है। इसके लिए आपको एक केस को समझना होगा, वो केस है वैलिस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे का केस है। इस केस को आपको समझना होगा, तभी आपको ये टेरिटोरियल नेक्सस टेस्ट समझ में आएगा। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि एक कंपनी थी जो इंग्लैंड के अंदर रजिस्टर्ड थी, और वो कंपनी इंडिया के किसी फर्म की एक पार्टनर थी। ठीक है। अब जो ये इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी थी, वो इस कंपनी की जो इनकम थी उस पर टैक्स लगाना चाहती थी। तो ये कहा गया कि क्योंकि इस कंपनी का जो मेजर इनकम सोर्स है वो क्या है, इंडिया से आता है, तो ये जो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसके पास अथॉरिटी है कि वो इस कंपनी के क्या है, इस कंपनी की इनकम पर इनकम टैक्स क्या कर सकती है, इम्पोज कर सकती है। तो ये था टेरिटोरियल नेक्सस टेस्ट, जो कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ बनाना चाहती है और उस सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिस सब्जेक्ट मैटर पर भी वो बनाना चाहती है, तो इन दोनों के बीच में क्या एक रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए। किसके बीच में? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पर वो लॉ बनाना चाहती है, उसके बीच में क्या होना चाहिए, एक रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। तो ये बात हो गई एक्स्ट्रा कि वो जो लॉ बनाएगी पार्लियामेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन में, उसको हम कैसे चेक करेंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा एस्पेक्ट है जिसमें हमने बात की थी सब्जेक्ट मैटर लेजिस्लेशन की, वो क्या, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कौन से सब्जेक्ट मैटर पर किसके पास लॉ बनाने की पावर है। अब इसके लिए सेंटर और स्टेट की जो पावर है वो डिवाइड करने के लिए 3 लिस्ट दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर। रिमेंबर 3 लिस्ट दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर। फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जिसको हम फर्स्ट लिस्ट भी बोलते हैं। सेकंड है स्टेट लिस्ट, जिसको सेकंड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम थर्ड लिस्ट भी कहते हैं। अब जितने भी यूनियन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आइटम्स दिए गए हैं, वो उन पर लॉ बनाने की पावर किसकी है? पार्लियामेंट की है। और जितने भी जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं नेशनल लिस्ट के अंदर, वो क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट है। जैसे हमारा डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई, तो ये सब पर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। दूसरा हमारा जो लिस्ट आता है वो है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो रीजनल या लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, इन पर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। ठीक है। तीसरा आता है हमारा कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पर सेंटर को भी लॉ बनाने की पावर है और स्टेट को भी लॉ बनाने की पावर है। दोनों को पावर दी गई है कि कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए आप उन पर लॉ बना सकते हो। ठीक है। अब ये बात थी आर्टिकल 245 से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 246 और 248 के बारे में। यहाँ पर हम इस बात कर रहे हैं 246 और 248 के बारे में। आर्टिकल 246 ये कहता है कि जो लिस्ट फर्स्ट यानी यूनियन लिस्ट और लिस्ट थर्ड यानी कि कंकरेंट लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं उन पर क्या है, पार्लियामेंट लॉ बना, चाहे तो इन पर क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है।
दूसरा है 248 जिसके में रेजिड्यूरी पावर दी गई है। अब क्वेश्चन उठता है कि मान लो ये जो लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं तीनों लिस्ट के अंदर, अगर ऐसा कोई भी दूसरा सब्जेक्ट उठ के आता है जो इन लिस्ट के अंदर नहीं दिया गया है, कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर अराइज हो जाता है जिस पे लॉ बनाना जरूरी है, तो उस पर लॉ बनाने की किसकी पावर है? तो ये पावर दी गई है आर्टिकल 248 रेजिड्यूरी पावर के नाम से भी जाना जाता है, वो पावर दी गई है पार्लियामेंट को। ठीक है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं दिया गया है उस पर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ये कहता है हमारा आर्टिकल 248, यानी कि रेजिड्यूरी पावर दी गई है पार्लियामेंट को। अब एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि यूनियन लिस्ट सबसे बड़ी होती है, यूनियन लिस्ट बड़ी होती है कनकरेंट लिस्ट से, और कनकरेंट लिस्ट बड़ी होती है स्टेट लिस्ट से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मान लो कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं लिस्ट के बीच में। ठीक है, मान लो कनकरेंट और स्टेट लिस्ट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, तो सब्जेक्ट पर दोनों लॉ बनाना चाहते हैं, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? मतलब कनकरेंट लिस्ट क्या करेगी? वो प्रिवेल करेगी। ठीक है, स्टेट लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट में कोई कन्फ्लिक्ट आ गया तो कौन प्रिवेल करेगा? यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगी। ठीक है, ये था हमारा इसके बारे में। अब मान लो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में का जो एसेंशियल फीचर मैंने आपको बताया कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या है? पावर को डिवाइड करना है। अब सेंटर और स्टेट के पास अपने अपने सब्जेक्ट मैटर्स है जिन पर वो लॉ बना सकती है, बट ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस अराइज होती है जहां सेंटर स्टेट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाना चाहती है और स्टेट सेंटर के सब्जेक्ट पर लॉ बनाना चाहती है। तो अगर ऐसा कोई लॉ आता है तो ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि ये लॉ वैलिड है या इनवैलिड है? ठीक है, तो इसके लिए कोर्ट एक डॉक्ट्रिन अप्लाई करता है, उस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन आपको याद रखनी है, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई करता है। इस डॉक्ट्रिन को समझने के लिए हमें एक केस को समझना पड़ेगा। इसके 2-3 केसेस है, पर हम एक केस को समझ लेते हैं, उससे आपको ये डॉक्ट्रिन समझ में आ जाएगी। तो ये वो केस है प्रफुल्ला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स का केस है 1947 का। इस केस के अंदर होता क्या है कि जो एक मनी लेंडर्स होते हैं ना, जो लोन देते हैं और लोन देते हैं, उनको रिकवर करने के लिए कितना अमाउंट ले सकते हैं और कितना इंटरेस्ट ले सकते हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए एक स्टेट लेजिस्लेशन लेके आया गया था बंगाल के अंदर। वो कौन सा एक्ट था? वो था बंगाल मनी लेंडर एक्ट था 1946 का, ये पास किया गया था। अब बंगाल ने ये लेजिस्लेशन इसलिए पास किया था क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। मनी जो लेंडिंग है ये क्या है? स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो बंगाल के पास पावर थी इस पर लॉ बनाने की। अब उन्होंने लॉ बना दिया, बट सेंटर ने इसको चैलेंज किया कि ये कहकर कि ये जो लॉ बनाया गया बंगाल गवर्नमेंट द्वारा, इसके अंदर प्रोमिजरी नोट भी गवर्न होते हैं, और जबकि प्रोमिजरी नोट यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट मैटर है जिस पर सिर्फ पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर है, स्टेट को लॉ बनाने की पावर नहीं है। तो इन्होंने इस एक्ट को चैलेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि कोर्ट ने इस पर डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को अप्लाई किया, ये देखने के लिए कि ये लॉ वैलिड है या नहीं है। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि जब भी आपको कोई लेजिस्लेशन का कोई भी लॉ का ट्रू नेचर देखना है तो आप उस लेजिस्लेशन को एज अ होल देखेंगे। इसका क्या मतलब है कि उसका ऑब्जेक्ट, उसका स्कोप, उसका इफेक्ट, इन सभी चीज़ों को देखेंगे आप, तभी आपको उस पूरे लॉ का ट्रू नेचर समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग इस टेस्ट को अप्लाई करते हुए कोर्ट ने जो लॉ लेके आए थे बंगाल के अंदर, उस लॉ को वैलिड डिक्लेयर किया, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि इस लॉ का मेन काम क्या है? जो मनी लैंडिंग एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करना है। ठीक है, और अगर वो इंसिडेंटली प्रोमिसरी नोट को क्या है एनक्रोच कर भी देता है तो भी ये लॉ क्या होगा? वैलिड होगा। ठीक है, तो इसके अंदर इस बंगाल एक्ट को क्या किया गया था? बंगाल मनी एक्ट को क्या किया गया था? वैलिड डिक्लेयर किया गया था। ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, और ये था हमारा आर्टिकल 245। अब अगर हम बात करें एक डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, जो कि आर्टिकल 254 के अंदर बात की गई है। इसमें मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर पार्लियामेंट भी लॉ बना देता है और स्टेट भी लॉ बना देता है,
तो इस सिचुएशन के अंदर किसका लॉ प्रिवेल करेगा, किसका लॉ वैलिड माना जाएगा? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी कहती है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया किसी सब्जेक्ट पर और स्टेट ने भी लॉ बना दिया है, तो पार्लियामेंट का लॉ क्या होगा, वही प्रिवेल करेगा, और स्टेट का लॉ जो बनाया उन्होंने वो क्या होगा, वॉइड होगा। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, जो कि आर्टिकल 254 के अंदर दी गई है। अब एक है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, जिसके बारे में काफी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये जो डॉक्ट्रिन है, इसका मतलब ये है कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली। ठीक है, इसका मतलब है कि जो चीज डायरेक्टली नहीं की जा सकती वो चीज इनडायरेक्टली भी नहीं की जा सकती। बेसिकली लेजिस्लेचर की पावर पर लिमिटेशन इम्पोज की गई है। तो एक केस है इससे रिलेटेड, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह का केस है 1952 का। इस केस के अंदर 3 टेस्ट दिए गए थे, वो टेस्ट हम इस डॉक्ट्रिन के अंदर लिखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशन से रिलेटेड सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इनसे रिलेटेड, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है। आप इतने पार्ट को 2 से 3 बार सुनिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत इजी करके आपको समझाया है। तो अब हम इन चीज़ों को लिखते हैं जो भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, ताकि आपको ये जो मैंने बोला है ये नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाए, और आप जब भी इन्हें पढ़े चांदनी रात में अपनी किताब को खोलकर कभी भी पढ़ें, ठीक है, तो आपको समझ में आए कि आपने क्या लिखा है और मैम ने क्या बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशन। एक सेकेंड। चलिए हम शुरू करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस। Relations between center and state। ठीक है, इसके बारे में हमारा आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 256 के अंदर डिस्कस किया गया है। स्लाइड को नीचे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 245 की, तो इसकी जो हेडिंग है वो है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर एंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2 रिस्पेक्ट के अंदर। एक तो विद रिस्पेक्ट टू टेरिटरी जिसके बारे में डिस्कस करता आर्टिकल का 245 क्लोज 1 एंड 2। और एक है विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर, टू सब्जेक्ट मैटर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड मुझे डायरेक्ट देखने दीजिए।
ये 246 के ही अंदर है, सब्जेक्ट मैटर का ये दिया गया आर्टिकल 246 के अंदर। ठीक है, तो 245 क्लोज 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करें, ये लेकर चलते हैं आर्टिकल 245। तो यहां हम बात करेंगे पहला पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, और दूसरा हम बात करेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन या फिर आप जुरिस्डिक्शन बोल सकते हो। तो ये दिया गया आर्टिकल 245 क्लोज 1 के अंदर, और ये दिया गया हमारा आर्टिकल 245 क्लोज 2 के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल 245 क्लोज 1 कहता है कि इफ यू टॉक अबाउट पार्लियामेंट, दो चीजें हैं, इफ वी टॉक अबाउट पार्लियामेंट, it may make laws किसके लिए? फॉर होल कंट्री। स्लाइड थोड़ा नीचे करते हैं। लॉस फॉर होल कंट्री, होल और एनी पार्ट ऑफ कंट्री, पार्ट ऑफ कंट्री। अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर can also make laws but only for, जैसे मैंने बताया स्टेट के, पूरे स्टेट के लिए, फॉर होल या फिर एनी पार्ट ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 2 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की। तो इसमें क्या बोला गया है? लॉ इज नॉट इनवैलिड ऑन द ग्राउंड that it has extraterritorial operations. Court will apply theory of territorial nexus. टेरिटोरियल नेक्सस। ठीक है, अब इससे रिलेटेड दो केसेस हैं, हम वो भी लिख लेते हैं। ये केस पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको ये केस ध्यान रखने हैं। तो केसेस क्या हैं? फर्स्ट केस है AH वार्डिया वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1947 का केस है। इस केस के अंदर क्या हेल्ड किया गया? इट वाज हेल्ड दैट स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज नहीं बना सकती। स्टेट कैन नॉट मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज
territorial laws except when there is a sufficient connection between किसके बीच में, स्टेट और सब्जेक्ट मैटर के बीच में। स्टेट एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेजिस्लेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा केस आता है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी का केस है 1957 का। इस केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ, ये दोनों केसेस थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस से रिलेटेड है, तो आपको ये याद रखना है। इट वाज हेल्ड दैट जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल legislation can be upheld only when there is a nexus नेक्सस का मतलब है रिलेशन होगा बिटवीन द ऑब्जेक्ट ought to be sought to be achieved and the state seeking to achieve it। तो कनेक्शन कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। द कनेक्शन मस्ट बी रियल। ये चीज पूछी गई है तो आपको याद रखना है, कनेक्शन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। थोड़ा सा स्लाइड नीचे कर लेते हैं। and not illusionary। ठीक है, तो ये केसेस है दोनों आर्टिकल 245 से रिलेटेड। अब बात करें हम अगर सब्जेक्ट मैटर की, सब्जेक्ट मैटर में तो मैंने आपको बता ही दिया कि यूनियन लिस्ट और सब्जेक्ट उससे रिलेटेड है। हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन्स की। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबस्टान, पहली डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स ट्रू ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन। लिखिए आगे, लॉ पास्ड बाय वन लेजिस्लेचर encroaches upon, ये डॉक्ट्रिन पूछी जाती है तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, इनसे रिलेटेड केस भी पूछे जाते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी और उनसे रिलेटेड ट्रिक भी मैं बताऊंगी। अपॉन द फील्ड असाइंड टू अदर
other, the court will apply the doctrine of pith and substance टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए कि कॉम्पिटेंसी क्या है लेजिस्लेचर की। ठीक है, स्लाइड थोड़ा नीचे करते हैं। डिटरमाइन द कॉम्पिटेंसी ऑफ लेजिस्लेचर। इससे रिलेटेड केसेस हैं। फर्स्ट केस जो मैंने आपको बताया, प्रफुल्ला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स। केस है 1947 का केस है, प्रीवी काउंसिल का केस है। दूसरा केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा 1951 का केस है। ये दो इम्पॉर्टेंट और लीडिंग केसेस माने जाते हैं इससे रिलेटेड, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस से रिलेटेड। तो इन दोनों लीडिंग केसेस को याद रखने की ट्रिक है, फूलों के सार तत्व में खुला है बलसारा, खुला है बलसारा। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को हिंदी में सार तत्व भी बोला जाता है, कि डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। तो फूलों से रिलेटेड मतलब प्रफुल्ला केस है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, इंग्लिश ट्रांसलेशन सॉरी। और खुला है मतलब वहां बैंक ऑफ कॉमर्स आएगा, सॉरी बैंक, खुला है मतलब बैंक ऑफ, सॉरी क्या था केस, एक बैंक ऑफ कॉमर्स। थोड़ा स्लाइड ऊपर करते हैं, यहाँ बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना आएगा, खुलना। ठीक है, तो खुला है मतलब खुला से क्या होगा, खुलना। आपको याद रहेगा प्रफुल्ला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ खुलना, कॉमर्स है खुलना। बलसारा से रिलेटेड FN बलसारा का केस है, सारा का केस है। अब एक केस और है जो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस से रिलेटेड हाल फिलहाल में ही पूछा गया था। आई थिंक अभी जून वाले एग्जाम के अंदर पूछा गया था, जून 2023 के एग्जाम के अंदर। वो केस क्या है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला का केस है। आप जूही चावला से इस केस को याद रख सकते हो। ठीक है, जो एक्ट्रेस है जूही चावला, उनसे। एक डॉक्ट्रिन थी, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, कलरेबल लेजिस्लेशन। इसका क्या मतलब था, इट मीन्स, स्लाइड थोड़ा नीचे करते हैं। It means what cannot be done directly, what cannot be done directly cannot also be done indirectly.
इससे रिलेटेड केसेस हैं। सो जो पहला केस है वो है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। ये लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था मार्च के अंदर, वहां पूछा गया था, तो आपको ये याद रखना है। 1952 का केस है। और एक केस है केटी मोपिल, और ये जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। मोपिल नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये दो केसेस है जिसमें हम स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह के अंदर जो टेस्ट दिए गए थे वो लिखने वाले हैं अभी। इनकलरेबल लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह laid down certain tests for discovering whether any particular act constitutes a colorable legislation. तो क्या क्या टेस्ट थे? तो जो पहला टेस्ट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कोर्ट है वो जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसके लॉ के अंदर क्या दिया गया सब्सटेंस को, मतलब इसका मतलब है कि लॉ कोर्ट क्या किसी भी लॉ के सब्सटेंस को देखेगी, ना कि उसका नाम या उसको हेडिंग क्या दी गई है उसको चेक करेगी, उसको लेबल क्या दिया गया है वो चेक करेगी। मतलब कोर्ट का मेन मुद्दा होना चाहिए कि उस लॉ का सब्सटेंस क्या है उसको चेक करें। ठीक है। दूसरा है जो टेस्ट है कि कोर्ट को किसी भी लॉ का इफेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही चेक करना है। ठीक है। तो ये इसके के अंदर टेस्ट दिए गए थे जो आपको याद रखने हैं। तो पहला जो टेस्ट दिया गया था वो था कि कोर्ट मस्ट लुक इनटू द सब्सटेंस of the law and not to its form or the label which the legislature has given it. स्लाइड नीचे करते हैं। दूसरा क्या था कि कोर्ट मस्ट लुक at the object as well as the effect of the law. और तीसरा दिया था कि अगर इफ द लेजिस्लेचर कोई भी लेजिस्लेटिव प्लान के अंदर प्रोसीड करता है, प्रोसीड अंडर लेजिस्लेटिव प्लान तो कोर्ट को क्या सारे स्टैट्यूट्स को क्या करना होगा, जो भी उस प्लान या प्लान को इफेक्ट दे रहे हैं तो उन सारे स्टैट्यूट्स को क्या डिटरमाइन करना होगा। कोर्ट मस्ट रीड, उनकी वैलिडिटी को चेक करना होगा। रीड all the statutes
constituting that plan, बहुत गर्मी है और फिर भी लेक्चर्स ले रही हूँ मैं आप लोगों के, और आप लेक्चर देखते हैं उसको ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं और ना ही फिर वीडियो को लाइक करते हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा कमांड इफेक्ट। तो इसलिए आपको हर वीडियो को देखना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी अपना क्या एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के एग्ज़ाम को क्लियर करवाना है। तो उसके बाद हमने बात की थी डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी की, आर्टिकल 254 के अंदर, आर्टिकल 254 डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। ठीक है, तो इन केस देर इज एनी इनकंसिस्टेंसी, इसका क्या मतलब है, देर इज एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट and the laws made by the state legislature. स्लाइड थोड़ा नीचे करते हैं। तो द लॉ मेड बाय, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो जो लॉ पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाएगा, द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेट लेजिस्लेचर ने पहले पास किया था या नहीं, इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेदर, ये भी लिख लो, इट इज पास्ड बिफोर और आफ्टर द लॉ, after the law made by state legislature, क्या पार्लियामेंट का लॉ ही क्या करेगा, प्रिवेल करेगा, shall prevail। इससे रिलेटेड एक केस भी है, और इस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस भी अभी पूछा गया था पहले। तो ये था हमारा आर्टिकल 245 से रिलेटेड जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है हमारे 245 से 255 के बीच में। तो आई होप आपको ये हमारा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज़्यादा हो सकता है लेक्चर्स को शेयर करें, या फिर हम जो शॉर्ट्स अपलोड करें उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अपने राइट्स को जानना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, जहाँ हर कोई आपके राइट्स को वोलेट करने की ताक में रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन के अंदर क्या करना है, पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। जो लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट है उनको तो पता होना ही चाहिए, इनफैक्ट जो कॉमन पीपल्स है जिन्हें लॉ से रिलेटेड कुछ नॉलेज ही नहीं है उन्हें भी पता होना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है तो लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो अपने राइट्स के बारे में सबको पता होना चाहिए। तो जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या आप कोई ग्रुप में इन्वॉल्व है तो उसमें आप शेयर कीजिए। तो आप ये वीडियो को 2 से 3 बार सुनिएगा और ये नोट्स साथ में बनाइए, आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए 2 से 3 बार। ओके।